हे एवरीवन, एलबीओ मॉडलिंग के सेकंड सेशन में हम समझेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो सिर्फ और सिर्फ एलबीओ मॉडलिंग से ही रिलेटेड होते हैं। बिना किसी, अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखो, और बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ 600 लाइक्स का। देखते हैं अचीव हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके मैं बहुत ही बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करके आपको एक्सेल पे लेके जाऊंगा एंड विल कंप्लीट आर एलबीओ मॉडल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्म जो होता है ड्राई पाउडर। जब भी किसी भी प्राइवेट इक्विटी फर्म, पी फर्म के पास जो डिप्लॉयबल कैपिटल होती है ना, डिप्लॉयबल कैपिटल मतलब, नीड टू अंडरस्टैंड क्या डिप्लॉयबल कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी के पास कैश रखा हुआ है, कंपनी सिटिंग ऑन द कैश एंड इट इज येट टू बी डिप्लॉयड इन एनी ऑफ द बिजनेस। क्या कंपनी जब भी कैश पे बैठेगी, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म, इफ दे आर होल्डिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, पाइल ऑफ कैश, क्या उनका रिटर्न ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा। समझो मेरी बात, अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है वो कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दे दे, हो सकता है ना भी करके दे। बट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का काम कैश इकट्ठा करके उसके ऊपर बैठना थोड़ा ना है। आप समझ रहे हो? दे डोंट दे डोंट हैव एन ऑब्जेक्टिव कि वो कैश इकट्ठा कर लें और उसके ऊपर बैठ जाए। नो, दे they will accept the cash from the investors and they will invest in the firms, in the companies, private companies. तो जो भी मेरा कैश होता है ना, दिस इज ड्राइंग योर रिटर्न। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ड्राई पाउडर। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ये टर्म बार बार यूज होगा। यू नो दैट द ड्राई पाउडर हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये आपको पता है टर्म्स कहां पर देखने मिलेंगे? जब आप फ्यूचर में कोई भी बिजनेस न्यूज पढ़ोगे ना, उसमें आप देखना, यू विल नाउ स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कि अरे हाँ, मैंने ड्राई पाउडर समझा था क्या होता है, समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बैक ऑफ द एनवलप यूजुअली पार्टनर्स के थ्रू ये बोला जाता है कि मेरे को बीओई कैलकुलेशन करके दे दे भाई। मतलब यानी बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करके दे दे। समझना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ध्यान से। आप प्राइवेट इक्विटी फर्म में एज एन एसोसिएट लगे हो, आपका पार्टनर आया, पार्टनर ने बोला कि बाबू, ये रही मेरी डील, देख फटाफट, ये कंपनी है, जल्दी से अपने इन्वेस्टमेंट चार्टर के हिसाब से बैठती है, ठीक है, फटाफट मेरे को कैलकुलेट वैल्यूएशन निकाल के बता। आपने बोला सर अभी निकाल के देना है क्या? मैं तो जा रहा था। बोले नहीं, एक काम कर, बीओई बीओई कैलकुलेशन कर दे। बीओई कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये एनवलोप है, ये कागज की चिट्ठी एक एनवलोप है, ठीक है, इसके पीछे कैलकुलेशन हो जाए, ये एक्चुअल में बता रहा हूं आपको, इसके पीछे कैलकुलेशन हो जाए, इतना ही कैलकुलेशन कर दे। मतलब मेरे को अभी तू फिनेंशियल मॉडल मत बना के दे, मेरे को एक तू रफ कैलकुलेशन करके दे दे, रफ कैलकुलेशन करके दे दे, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को अभी इमीडिएट बेसिस पे नहीं चाहिए कि तू मेरे को डिटेल में फाइनेंशियल मॉडल बना के दे। मेरे को सिर्फ ये करके बता दे कि इसका टोटल वैल्यूएशन कितना निकल रहा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो 100 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न करती है, ठीक है, और उसमें से फॉर एग्जाम्पल 10% का ग्रोथ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो आपको पता है अगले साल वो 110 की हो जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा होगी, उसके बाद और ज़्यादा होगी। अब सिंपल सा बात है, अगर 10% का ग्रोथ है और आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे टाना है डीसीएफ में 8% से, तो वैल्यू 100 से ज़्यादा आएगी। समझ रहे हो? आप सेफ साइड बोल सकते हो 100 डिवाइडेड बाय, मतलब कैलकुलेट करके बताता हूँ। एक वैल्यू कंपनी है जिसकी 100 करोड़ का आज कैश फ्लो है एंड इट विल ग्रो एवरी ईयर विथ 10%। ये हर साल 10% से ग्रो हो रहा है। समझ रहे हो? और जो हमारी प्राइवेट इक्विटी फर्म है उसका जो डिस्काउंट रेट है दैट इज 8%। अब दो चीज़ें हैं, या तो मैं पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाऊं, ठीक है, वो एक तरीका है, या फिर मैं बैक कैलकुलेट कर दूं, मतलब बैक ऑफ द एनवलप का कैलकुलेशन करूं। 2% अगर 100 है, समझ रहे हो, 2% अगर 100 होता है किसी का भी, तो 100% कितना होगा?
ये मैंने वैल्यू निकाल दी। नाउ दिस इज नथिंग बट बीओई वैल्यू, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए मेरे को, रफ कैलकुलेशन चाहिए। आई डोंट नीड दैट प्रिसाइज कैलकुलेशन। आई होप ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, डोंट वरी। यार क्या होता है ना, अभी मैं फिर वही आपको समझाना चाह रहा हूँ एज अ मेंटोर, इफ़ यू ट्रस्ट मी राइट, देन प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आपका डिसइंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, आई वॉन्ट, देखो मैं समझता हूँ एलबीओ ऐसा टॉपिक नहीं है जो मास को अपील कर जाए। ठीक है, उसके बाद भी मैं इसको लेके आ रहा हूँ आपके लिए। द ओनली रीज़न इज दैट आई वॉन्ट कि जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो तो सीखें ही सीखें एटलीस्ट। बट मेरा ऐसा है दैट आई वॉन्ट टू कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आई रियली वॉन्ट कि अगर आप लोग थोड़ा सा टेंशन पे करोगे, इवन इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, यू विल बी एबल टू गेट इट, डोंट वरी। लिवरेज, लिवरेज का मतलब होता है खुद का पैसा लगाना, और ये खुद का पैसा है। ठीक है, खुद का पैसा है, दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी। इसको बोलते हैं इक्विटी। कंपनी में मैंने मेरा पैसा लगा दिया। और जो डेट होता है, ये डेट को बोला जाता है लिवरेज। क्या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यही करती हैं? ये चीज़ तो हमने देखी थी लास्ट टाइम भी देखी थी, लास्ट सेशन में भी देखी थी, हर सेशन में देखी थी। क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा खुद का डालते हैं, बाकी पैसा ज़्यादा बैंक से ले लेते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ जो प्राइवेट इक्विटी की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा एग्जिट है, सबसे छोटे पीरियड में सबसे बड़ा एग्जिट है। द कंपनी इज नोन एज गिब्सन्स ग्रीटिंग कार्ड इनकॉर्पोरेशन। 1982 में एक पीई फर्म ने इसको एक्वायर किया था $70 मिलियन पे। ठीक है, गिब्सन ग्रीटिंग कार्ड्स इनकॉर्पोरेशन। हॉलमार्क ग्रीटिंग कार्ड, आपने नाम सुना होगा अगर आप पुराने बंदे हो जो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह कभी देखा है, तो इंडिया में एक आर्चीज के ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे पहले और एक हॉलमार्क के ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे। हॉलमार्क इज ए यूएस कंपनी। तो हॉलमार्क के बाद यूएस की सबसे बड़ी ग्रीटिंग कार्ड कंपनी थी गिब्सन्स ग्रीटिंग कार्ड्स इनकॉर्पोरेशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इट ओवर हियर। ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म ने 70 मिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट किए इस ग्रीटिंग कार्ड कंपनी में, इसमें से सिर्फ $1 मिलियन जो था वो था इक्विटी, यानी प्राइवेट इक्विटी का खुद का पैसा। और बाकी का जो $69 मिलियन था ये था बैंक का लोन। बैंक से डेट लिया था, लेवरेज ले लिया था कंपनी ने। ठीक है, क्या हुआ पता है आपको इसके बाद? यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको बताऊंगा तो। 1 साल के बाद आईपीओ आया कंपनी का। 1 साल के बाद आईपीओ आया कंपनी का, और कंपनी ने आईपीओ में एग्जिट ले ली। अपना जो $70 मिलियन का जो स्टेक था उसको एग्जिट करा इन्होंने $380 मिलियन पे। समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। प्लीज अंडरस्टैंड। जब बाय करा था, ठीक है, बाय करा था $70 मिलियन पे। ठीक है, $70 मिलियन में से 1 मिलियन ओन फंड था और 69 मिलियन डेट था। जब ये कंपनी 370 मिलियन में बिक गई तो ये डेट पूरा चुका दिया इन्होंने। समझ रहे हो, ये डेट तो अगले साल ही खत्म कर दिया उन्होंने पूरा। जो भी इंटरेस्ट बन रहा था पूरा दे के अलग हो गए। 370 मिलियन हाथ में थे, 70 मिलियन दे दिए, 69 मिलियन दे दिए, ऐसा समझ लो। अब 1 मिलियन पे कितना पैसा इनका बचा हुआ है? ये 370 में से 69 अगर जाता है तो कितना पैसा बचता है कंपनी के पास? $301 मिलियन। आप समझ रहे हो 1 साल का रिटर्न क्या था कंपनी का? जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसने $1 मिलियन इन्वेस्ट किया, इनका 1 ईयर का रिटर्न कितना आ रहा है? क्लोज टू 300x। दैट इज द हाइएस्ट रिटर्न एवर जनरेटेड बाय एनी ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ टाइम। इसके बाद ये कभी नहीं हुआ। आई नो दैट आप ये चीज़ बोल सकते हो कि सर कोई भी बैंक जो होगी वो इतना हाई लिवरेज थोड़ी ना देगी यार, कि आप समझो ना 70 लाख रुपए का फ्लैट ले रहे हो, आपकी जेब में 1 लाख रुपए, क्या बैंक आपको लोन दे देगी 69 लैक्स का? इज इट पॉसिबल? नो। दे वॉन्ट मिनिमम 20% हेयर कट, कि 20% 30% पैसा आप लगाओ, 70% पैसा मैं दूंगा। बट 1982 में जब वो इकोनॉमिक सिनेरियो ऐसा था
जब देर वॉज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी न्यू थिंग, वेरी वेरी यूनिक थिंग, ठीक है, तो एवरी वन वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. This is something which is the key and which is, I would say, the atma or the spine of private equity or the spine of the LBO, that you multiply your returns, right, faster than equity investment. कैसे कैसे फास्ट होते हैं मेरे? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेवरेज. क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां तक सब लोगों को क्लियर है क्या? प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म. लाइफ ब्लड. लाइफ ब्लड क्या होता है पता है? खुद सोच के बताओ क्या होता है लाइफ ब्लड. लाइफ ब्लड वो होता है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, जो आपको वाइटैलिटी देता है. वाइटैलिटी देता है मतलब ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, खड़े रहने की क्षमता देता है. नाउ द लाइफ ब्लड इज नथिंग बट द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ ब्लड. इसका मतलब यह है, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है प्राइवेट इक्विटी के अंदर. सर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आपने ऐसा बोला, पार्टनर ने उसको असेस किया, पार्टनर बोलता है नहीं इसमें लाइफ ब्लड नहीं है, मतलब कंपनी कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटी पे नहीं है. आप समझना, गिब्सन का लक अच्छा था कि 1 साल के अंदर बाहर हो गए. समझना, अगर 1 साल के अंदर बाहर नहीं होते और इसको 5 साल होल्ड करना पड़ जाता. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं प्राइवेट इक्विटी फर्म हूं, मैंने गिब्सन में इन्वेस्ट किया, 1 मिलियन मैंने मेरा लगाया, 69 मिलियन बैंक ऑफ बड़ौदा का लगाया. 1 साल के बाद आईपीओ लेके आ गया मार्केट में, आप लोगों को मैंने माला पहना दी, 380 करोड़ रुपए मैंने आपसे ले लिए. 69 करोड़ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के थे वो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिए. मैंने 1 करोड़ लगाया था, उससे मेरा 301 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्लोज टू 300x. नाउ ये तो 1 साल में हो गया, समझ रहे हो, अब तो इतना लोड नहीं आया. लेकिन अगर इस बिजनेस को मेरे को 5 साल होल्ड करना पड़ जाता, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है एग्जिट, दिस इज द एग्जिट राइट, नहीं मिल पा रहा है एग्जिट, तो 5 साल तक क्या मेरे को 69 मिलियन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है. इंटरेस्ट का पेमेंट कब होगा? इंटरेस्ट का पेमेंट होगा जब गिब्सन ग्रीटिंग कार्ड्स कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी. अगर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती है तो क्या इंटरेस्ट का पेमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. मतलब इफ इट इज नॉट जनरेटिंग द एडिक्वेट कैश फ्लो, अनेबल टू पे to the bank, and the company needs to be dead, the company needs to be wound up, the company goes bankrupt. I hope this is very much understood. Now please understand, लाइफ ब्लड इज द कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी जिसमें एक प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्ट करती है. आई होप यहां तक आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट स्पॉन्सर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट स्पॉन्सर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. एक होता है जनरल पार्टनर, एक होता है मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. और एक होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है. मैं आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं बट ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स थी एंड आई वांट कि आप और अच्छे समझो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए मेरी बात, एक बनती है पार्टनरशिप, या तो पार्टनरशिप बना लो, एलएलपी बना लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना लो, ठीक है. इसमें एक होते हैं इन्वेस्टर जो पैसा डाल देंगे, लेकिन इन्वेस्टर पैसा डालें इसके पहले उनको चाहिए कि क्या जो मालिक हैं इस पार्टनरशिप फर्म के, जो पार्टनर्स हैं, क्या उन्होंने पैसा डाला है? पार्टनर जो होता है ना उसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्पॉन्सर, ठीक है. ये फाइनेंशियल स्पॉन्सर जो होगा ये 2 तरीके का होगा. एक होगा जनरल पार्टनर और एक होगा मैनेजिंग पार्टनर. समझिए, मैनेजिंग पार्टनर और जनरल पार्टनर वैसे लोग हैं जो बहुत रिच हैं, ठीक है, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे हैव नाउ डिसाइडेड कि नहीं यार चलो लेट्स स्टार्ट अ प्राइवेट इक्विटी फर्म, ठीक है. तो उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी फर्म खोली, एक पार्टनरशिप बना ली जिसमें ये दोनों लोग पार्टनर है, ठीक है. समझ में आ गया आपको? अब क्या कर रहा है ये लोग, क्या करते हैं,
फाइनेंशियल स्पॉन्सर जो होता है वो जाता है HNIs के पास, जगह जगह घूम घूम के। गोदरेज के पास गया, गोदरेज फैमिली ऑफिस के पास गया, अंबानी फैमिली ऑफिस के पास गया, अडानी फैमिली ऑफिस के पास गया, उनसे बोला कि क्या आप इन्वेस्ट करोगे? उसने बोला आपने कितना करा है? बोले मैंने तो करा है। तो बोले चलो ठीक है, लेट्स इन्वेस्ट। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म में बाहर का आदमी है, ये दोनों लोग अंदर के आदमी हैं। इस पार्टनरशिप फर्म के पास यही PE फर्म है, दिस इज नथिंग बट PE फर्म। ये जो पार्टनरशिप फर्म बनी है, अब ये पार्टनरशिप फर्म पता है क्या करती है? अब ये पार्टनरशिप फर्म एक अलग कंपनी फ्लोट करेगी और वो कंपनी एक्वायर करेगी मेरे गिब्सन को। सर, पार्टनरशिप फर्म ने कंपनी क्यों फ्लोट करी? पार्टनरशिप फर्म तो डायरेक्टली एक्वायर कर सकती थी, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दे डोंट वांट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कितना इजी हो जाता है ना कि एक कंपनी जो एक्वायर करना है उसके लिए मैंने एक अलग से बिजनेस ओपन कर दिया। मतलब अब जब मैं दूसरी कोई कंपनी एक्वायर करूंगा तो मैं फिर एक दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा और उससे मैं एक थर्ड कंपनी एक्वायर कर लूंगा। समझ रहे हो? ताकि इस कंपनी की कोई लाइबिलिटी अगर है तो वो दूसरी कंपनी पे ना आ जावे। समझ रहे हो? वो मेरी पार्टनरशिप फर्म पे ना आ जावे। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस कंपनी ओनली। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। मतलब बेसिक तो आपके क्लियर होने ही चाहिए एट दिस लेवल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जो आपका मैनेजिंग पार्टनर होता है दैट इज इन्वॉल्व इन डे टू डे फंक्शनिंग। मैनेजिंग पार्टनर दो तरीके की रिटर्न्स लेके जाता है प्राइवेट इक्विटी फर्म से। मैनेजिंग पार्टनर दो, क्या मेहनत ज्यादा मैनेजिंग पार्टनर कर रहा है? बिल्कुल मैनेजिंग पार्टनर ज्यादा मेहनत कर रहा है। दो तरीके का लेके जाता है रिटर्न। एक लेके जाता है मैनेजमेंट फीस, विच इज नथिंग बट मोस्ट टू 2%, 2% ऑफ AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इस PE फर्म के पास जितना भी पैसा है, जितना भी, मतलब मान लो $1,000 मिलियन है, 1,000 मिलियन, $1 बिलियन का PE फर्म है, तो $1 बिलियन का 2% जो होगा 20 मिलियन, ये मैनेजमेंट फीस के लिए लेके जाएगा। समझ में आया आपको? क्या यहां तक सबको क्लियर है? और साथ में क्या लेके जाएगा पता है? और साथ में लेके जाएगा कैरीड इंटरेस्ट। ये समझना कैरीड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे PE फर्म में का जो AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, से फॉर एग्जांपल वो 1 बिलियन का है, ठीक है, तो अब 1 बिलियन का है, 1 बिलियन का मेरा असेट है। इस असेट पे 1 साल के अंदर मैंने से फॉर एग्जांपल 1 बिलियन और अर्न करा, मतलब ये 1 बिलियन की एसेट 1 साल के बाद 2 बिलियन की बन गई है। तो ये मैनेजमेंट फीस का तो फंडा क्लियर है। मैनेजमेंट फीस शुरुआत में 1 बिलियन पे लगेगी, है ना? जो एडिशनल 1 बिलियन आपने कमाया इस साल में, इसका मेरे को चाहिए 20%। 20% ऑफ इंक्रीज इन AUM, इन AUM। इसको 2/20 का कमीशन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। फी स्ट्रक्चर बोल दो, कमीशन स्ट्रक्चर बोल दो, ठीक है। उसके बाद जनरल पार्टनर्स जो होते हैं ना, उनको उनके लाइबिलिटियां, उनके रिस्क के हिसाब से पैसा मिलता है, और उसके बाद जो बचता है वो पैसा इन्वेस्टर्स लेके जाते हैं जिन्होंने PE में पैसा लगाया था। क्या समझ में आ रहा है आपको बात? यहां तक क्या सब लोगों को सब कुछ क्लियर है क्या? दिस इज समथिंग जो अगर आपने ढंग से नहीं समझा, ठीक है, तो आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड एक चीज़ और है, नेक्स्ट सेशन में, इसके बाद वाला जो सेशन आएगा, आई नो बहुत छोटा सा सेशन था, दैट्स ओके, बट इसके बाद वाले सेशन में आई विल एक्सप्लेन यू कि एक LBO की जो डील होती है उसकी स्टेजेस क्या होती है। मतलब हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे पता है? डील की फनलिंग कैसे होती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन की सोर्सिंग कैसे होती है, ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है, और इसको डिटेल में समझेंगे। बड़ा सेशन रहेगा अगला। एंड लास्ट में ड्यू डिलिजेंस के बाद एग्जिट कैसे होता है, और उसके इमीडिएटली बाद में स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए LBO के मॉडल्स बनाना, क्योंकि मैं तब तक आपको प्रिपेयर कर दूंगा, डोंट वरी,
ठीक है, अगर आपने, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल मॉडलिंग की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखो। जब मैं एलबीओ मॉडलिंग पे आऊँगा तब मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊँगा फाइनेंशियल मॉडल के। इट इज़ माई एक्सपेक्टेशन कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे मेंटीज़ हैं, वो फाइनेंशियल मॉडल वाली पूरी सीरीज़ देख के आए हैं। गाइस, अगर आपको काम अभी तक ठीक ठाक लग रहा है और लग रहा है कि हाँ मेरी ठीक ठाक मेंटरिंग है, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ अच्छा लिखो, मेरा संडे बनाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। And I'll see you soon. This is Parth Verma signing off.